मित्रों नमस्कार जोहार। आज एपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग और मॉडल आंसर का जो ये सीरीज है उसका आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं मॉडल आंसर का हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप इसी तरह का वीडियो लाते रहें ताकि हम सब मित्रों को जो आने वाला जो आगामी जेपीएससी है उसमें तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचे। उसी को मैं ध्यान में रखकर आज मैं मॉडल आंसर का आज ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है उसको मैं करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा और थोड़ा विलम्ब होता है लेकिन कोई नहीं। तैयारी के दौरान कई तरह की समस्याएं आती है, कई तरह की चुनौतियां आती है, लेकिन ये चुनौतियां आपके तैयारी का एक तरह से पार्ट है। तैयारी के दौरान आपको कई तरह की बातें सुनने को मिलेगी, कई लोग कई तरह के बात बोलेंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए, आपको संघर्ष का सामना करना है और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। मैं पहले भी बोला था, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े आंधी भी थम जाते हैं जब आग लगी है उस सीने में। तो आंधी आपको सकारात्मक जो आंधी है, अपने अंदर जो ऊर्जा है उसको हमेशा जागृत रखना है और उस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आपका तैयारी और परिपक्व बनता जाए, आपका जो मंजिल है वो आपके पास और चलता सामने आता नजर आए। तो आज का जो वीडियो होगा कुछ आंधी तूफान से रिलेटेड ज्योग्राफी का ये वीडियो है और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो 7th जेपीएससी में ज्योग्राफी का क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित जो प्रश्न आया था उसी का मैं आज चर्चा करूंगा। और पिछले वीडियो के भांति ही इस वीडियो में भी हम यही बात को देखेंगे कि इसका इंट्रो, मेन बॉडी पार्ट, और ये प्रश्न खास इसलिए है कि ये पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें क्वेश्चन को ब्रेक करके 3 पार्ट में पूछा गया है और इस तीनों पार्ट को कैसे आपको अच्छे से करना है, कितना वेटेज के साथ किस जगह पर आपको क्या मैप डायग्राम किस तरह का डालना है, जो कि ज्योग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अच्छे से मैप डायग्राम का यूज करें। खास करके अगर आप ज्योग्राफी का पेपर लिख रहे हैं और उसमें मैप डायग्राम अगर नहीं दिखता है एग्जामिनर को तो कहीं से औचित्य नहीं होता कि आप ज्योग्राफी का पेपर लिख रहे हैं। बाकी में भी तो फ्लो चार्ट डायग्राम कई जगह पर मौका मिलेगा ही बाकी पेपर में, लेकिन ज्योग्राफी में आपका मैप डायग्राम जो होता है वो खास आपके आंसर को बनाता है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। ज्योग्राफी का जो लॉन्ग आंसर है जो 40 मार्क्स का पूछा जाता है, पहले आप तो जान लें कि जो पेपर 3 होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिला के 200 मार्क्स का होता है। उसमें जो हिस्ट्री का हम एक प्रश्न को देखे थे, आज देख रहे हैं ज्योग्राफी के एक लॉन्ग प्रश्न को जो कि 40 मार्क्स का होता है। तो इसमें देखते हैं जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं, प्रायः ये कौन से मार्ग से होकर गुजरते हैं। तो देखिए जो ये प्रश्न पूछा है वो 3 पार्ट में डिवाइड है और आपको 3 पार्ट में डिवाइड है तो 40 मार्क्स का है, तो आपको एक तरह से समझना कि तीनों पार्ट 13-13 मार्क्स का लगभग है। और अगर आप एक ही पार्ट को लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 13 में अगर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा 10 मार्क्स 11 मार्क्स वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 13 में 13 या 13 से ज़्यादा मिल जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तीनों पार्ट को लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट को पूरे आंसर में लिखते हैं। आपको तीनों पार्ट को ध्यान में रखना है, तीनों पार्ट को आंसर में आपको शामिल करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन में 3 पार्ट में क्या क्या बोल रहा है वो तीनों पार्ट को कंक्लूड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से मॉडल आंसर हो सकता है। मैं पहले भी बोला था कि मैं जो भी उत्तर मॉडल आंसर बता रहा हूँ वो अंतिम और निर्णायक नहीं है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में सर्वोत्तम आंसर की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तम से उत्तम करने का प्रयास कीजिए, यही आपका प्रयास होना चाहिए। तो देखते हैं आज के प्रश्न का मॉडल आंसर क्या हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न का इंट्रो लिखने का प्रयास करते हैं। जो लिखा हूँ वो मैं बताता हूँ।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक प्रतिकूल मौसमी घटना है जिसके केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर बढ़ता हुआ उच्च दाब होता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः कर्क व मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं। तो इस इंट्रो में हम देने के बाद एक छोटा सा डायग्राम बना दिए हैं जिसमें हम दिखाए हैं कि केंद्र में निम्न दाब है। देखिए 920, 940, 960, 980, 1000 मिलीबार, इस तरह का डायग्राम हम दिखा दिए हैं कि किस तरह से परिधि से केंद्र की ओर जाने के बाद धीरे धीरे दाब कम होता जा रहा है और इसके वजह से जो हवाएं हैं वो तेज़ गति से परिधि से केंद्र की ओर तेज़ी से चलती है और इसी को चक्रवात के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह का हम छोटा सा इंट्रो तैयार किए हैं। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि चक्रवात क्या है तो इसको और बढ़ा चढ़ा के हम ज़्यादा लिखें। इसमें सीधे प्रश्न पूछा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जो मौसमी परिघटना होती है उसको बताना था। तो इसलिए हम आगे ठीक इसके जस्ट आगे शुरुआत किए हैं कि जलवायु तथा मौसमी परिघटना में चक्रवात का पर्याप्त महत्व होता है क्योंकि इनके द्वारा किसी भी स्थान यानी कि जहाँ चक्रवात आते हैं उसका तापमान व वर्षा प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से हम आपको लगना चाहिए कि आंसर फ्लो में चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आगे बताने वाला है कि चक्रवात से किस प्रकार से मौसम में प्रभाव पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इंट्रो के ठीक बाद लाइन की शुरुआत किए हैं और इस तरह का डायग्राम आपको एक देना है। और चूँकि ज्योग्राफी का प्रश्न है और देखिए पेज का अंत में थोड़ा सा मुझे जगह मिला था तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ नया चीज़ का शुरुआत नहीं किया जा सकता, नया हेडिंग का शुरुआत यहाँ से करना ठीक नहीं है। तो इसलिए छोटा सा एक मैं फ्रेम फ्लो चार्ट के तौर पर दिखा दिया एक फ्रेमिंग के तहत कि चक्रवात दो प्रकार से होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास इसका उत्पत्ति होता है और शीतोष्ण चक्रवात का उत्पत्ति 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा जगह मिला तो हम दिखा दिए। फिर आगे चलते हैं। इसका मेन जो बॉडी पार्ट है उसको मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जो पहला पार्ट पूछा था कि मौसमी परिघटना चक्रवात का मौसम उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मौसम में क्या प्रभाव डालता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मौसम में घटना को 3 रूप में दिखा सकते हैं: चक्रवात आने से पूर्व, चक्रवात के समय और चक्रवात चले जाने के बाद क्या इसका मौसमी प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखते हैं आगमन से पूर्व। आगमन से पूर्व क्या होता है, वायु मंद होने लगती है, वायु का जो वेग होता है मंद हो जाता है और वायु दाब भी कम हो जाता है और साथ ही साथ पच्छाभ मेघ का निर्माण होता है और सागर में जो तरंगे होती है और वो ऊंची तरंगे उठने लगती है। तो इस तरह से जो चक्रवात आने का एक तरह से सूचक के तौर पर हम देख सकते हैं। आगमन से पूर्व इस तरह का मौसमी परिघटना देखने को मिलता है। अब चक्रवात आने के बाद, आगमन के बाद क्या देखते हैं, आकाश में कपासी मेघ छा जाते हैं, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाता है और कई वर्षों में होने वाली वर्षा एक ही बार में हो जाता है। इस तरह का घटना देखने को मिलता है। कुछ देर वायु शांत हो जाता है और वो जो वायु शांत होता है वो चक्रवात के आँख का सूचक होता है। और हम लोग जानते हैं कि चक्रवात का आँख बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है और जो वर्षा होती है चक्रवात के दीवार के सहारे से चक्रवातीय वर्षा होती है। चक्रवात के आँख पार हो जाने पर लंबे समय तक वर्षा होती है। अब चक्रवात के जाने के बाद क्या होता है, तो वायु दाब अधिक हो जाता है और इसके वजह से वायु वेग भी कम हो जाता है और धीरे धीरे वर्षा समाप्त हो जाता है और फिर से मौसम सामान्य स्थिति में धीरे धीरे वापस आ जाता है। तो इस तरह से हम मौसम वाले पार्ट को देखें। अब पूछा था कि चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न कहाँ होते हैं, मतलब कि उसके आदर्श दशाएं कहाँ हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कोरियालिस बल शून्य नहीं होना चाहिए, यानी शून्य से अधिक होना चाहिए। और हम भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं कोरियालिस बल बढ़ता जाता है। तो सवाल है कि उस हिसाब से तो ध्रुव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात होना चाहिए, लेकिन नहीं, ध्रुव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर तापमान कम हो जाता है और तापमान का अधिक होना उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए अति आवश्यक है। तो ध्रुव में
कोरियालिस बल तो अधिक होता है। भूमध्य रेखा में कोरियालिस बल शून्य होता है, इसलिए 0 डिग्री पर कभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आता है। ठीक हम इसलिए दिखाए थे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में उत्पन्न होता है, और ये 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ज़्यादा आता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा भूमि क्षेत्र होता है अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के, तो भूमि वाला क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाता है। इस वजह से 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और सागर के ऊपर वायुमंडलीय आर्द्रता कहने का मतलब है जलवाष्प अधिक होना चाहिए, क्योंकि चक्रवात का जो ऊर्जा का स्रोत है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा ही होती है, और जलवाष्प होगा तभी संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होगी, और उसी से उसको चक्रवात को ऊर्जा प्राप्त होती है, और चक्रवात उत्पत्ति में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है जलवाष्प। यह तभी प्राप्त होती है जब जलवाष्प अधिक हो, और जलवाष्प कहाँ होगा? जहाँ पर जल होगा। तो श्योर सी बात है कि ये समुद्री क्षेत्र से ही उत्पन्न होते हैं, जल वाले क्षेत्र से ही उत्पन्न होते हैं। और वैसा जल वाला क्षेत्र ऐसा नहीं कि वो उसका तापमान निम्न हो, तापमान भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो बीच में हम कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो उस तरह एक वर्ल्ड मैप का डायग्राम बना दिया हूँ। वर्ल्ड मैप बना के थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया हूँ कि ये किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं कि अपने उत्तरी अमेरिका में हरिकेन, टोर्नेडो, इस तरह का चक्रवात, भारत वाले क्षेत्र में भी चक्रवात का प्रभाव देखने को मिलता है तटीय इलाकों में, और अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। और चीन में देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में टाइफून का। तो इस तरह से एक वर्ल्ड डायग्राम में हम जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि इसी क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और क्या कंडीशन है, क्या दशाएं हैं, आदर्श दशाएं हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को मैं वो बताते जा रहा हूँ। वो फॉलो भी चल रहा है, और एक बीच में डायग्राम भी आ गया है। तो महासागर का पश्चिमी भाग चक्रवात के लिए आदर्श होता है, क्योंकि जो भी महासागर के पश्चिमी भाग होता है उसमें गर्म जलधाराएं चलती है, और गर्म जलधारा ही तो जलवाष्प के लिए ज़रूरी है, ऊर्जा के स्रोत के लिए जो गुप्त ऊष्मा है उसके लिए ज़रूरी है। तो महासागर का पश्चिमी भाग आदर्श होता है, और सागर का जल 60 मीटर गहरा तक गर्म होना चाहिए, तभी वो जलवाष्प से गुप्त ऊष्मा चक्रवात को मिल पाएगी। और सागर सतह का तापमान औसत 27 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि चक्रवात कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसको हम डायग्राम के भी माध्यम से देखें और किस तरह की दशाएं होनी चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा आप डिस्क्राइब करके थोड़ा विस्तार करके लिख सकते हैं। यहाँ मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूँ, चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से। चक्रवात का मार्ग, अब चक्रवात उत्पन्न समुद्र में होगा तो ये किस दिशा में गमन करेगा, कैसे तट में प्रवेश करेगा, इसको आपको एक मैप के जरिए मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। मैं बताया था कि समुद्री तट पर समुद्र में उत्पन्न होने के बाद या तो सतह की ओर जाएगा, सतह कहने का मतलब है भूमि स्थल की ओर जाएगा, या तो ये ध्रुवों की ओर गमन करेगा। तो जैसे चक्रवात उष्णकटिबंधीय इलाके से में उत्पन्न होता है, मतलब कि 5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उत्पन्न होता है, तो वो सतह की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, और वो सतह की ओर बढ़ते जाता है तो सतह में प्रवेश करने के बाद उसको वो जलवाष्प नहीं मिल पाता है। जलवाष्प मतलब वहाँ तो पानी समुद्र जैसा होता नहीं है, और सतह में प्रवेश करने के बाद जब उसको जलवाष्प नहीं मिल पाता है तो धीरे धीरे चक्रवात ठंडी हो जाती है, और चक्रवात का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो या तो वो पश्चिम स्थल की ओर प्रवेश करेगा चक्रवात, या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। तो ध्रुव की ओर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसको तापमान कम मिलता जाएगा, तापमान में कमी आती जाएगी, और इसके वजह से चक्रवात फिर धीरे धीरे ध्रुव की ओर जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे वो चक्रवात समाप्ति के कगार पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक वर्ल्ड मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूँ, और एक भारत के संदर्भ में भी मैप दिखा दिया हूँ। चूँकि बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात भी
उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही प्रकार मान सकते हैं। और ये किस प्रकार से तटीय इलाके में प्रवेश करते हैं। तटीय इलाका देखते हैं कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले तटीय इलाके में चक्रवात का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये तटीय इलाकों में प्रवेश करते हैं और फिर वो किस तरह से समाप्त हो जाते हैं। और ऊपर में अगर ये ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे फिर भी इसको तापमान में कमी होने की वजह से इसका चक्रवात धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये तीनों पार्ट को मैंने जो क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछा था, मौसमी प्रभाव, चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं और किस मार्ग से गुजरते हैं, तो ये तीनों पार्ट को मैं इस प्रश्न में कवर करने का प्रयास किया। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आंसर को लिखते समय प्रश्न में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को फ्रेम करें, ताकि आपका आंसर बैलेंस रूप में कंप्लीट हो सके। एक कंक्लूजन के तौर पर मैं 4 लाइन लिख दिया हूँ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रतिकूल मौसमी प्रभाव हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में काफ़ी जनधन की क्षति होती है। अतः इस प्राकृतिक परिघटना को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से इससे बचाव के उपाय संभव हैं। तो इस तरह से कंक्लूड करके आपको आंसर लिख देना है। तो उम्मीद है कि ये आंसर से आपको काफ़ी समझ बढ़ी होगी और आपको आंसर लिखने में काफ़ी सहायता मिलेगी। कई लोग का प्रश्न होता है कि कौन से प्रश्न को हम लिखने का शुरुआत करें, कैसे लिखें और उसको चेक कैसे करें। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद इस पेपर का जो सबसे शानदार प्रश्न पूछा गया था वो झारखंड के हिस्ट्री का क्वेश्चन था, वो काफ़ी अच्छा था और कई लोग उस प्रश्न को ठीक से समझ ही नहीं पाए थे। आप वीडियो के बाद में टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं क्वेश्चन डाल दूंगा और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। जो झारखंड का हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था वो उसमें पूछा था कि बिरसा मुंडा जो विद्रोह है वो किस प्रकार से एक उलगुलानी विद्रोह था, हिंसात्मक विद्रोह था, लेकिन आदिवासियों ने बाद में आंदोलन का प्रवृत्ति को बदला और बाद में आंदोलन जो आदिवासियों का था वह हिंसात्मक हो गया। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? इस प्रकार का कुछ प्रश्न था। कई लोग तो सीधे बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में ही लिखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन अगर आप ध्यान से प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो मैं हिंट कर दे रहा हूँ और उस प्रश्न को आप चाहे तो आंसर लिख के टेलीग्राम वाले चैनल में ही आप सेंड कर सकते हैं। तो उस प्रश्न को मैं हिंट कर दे रहा हूँ। वो प्रश्न इनडायरेक्टली रूप से टाना भगत आंदोलन के बारे में पूछा था, क्योंकि टाना भगत आंदोलन जो कि 1914 में शुरुआत हुआ था उसका, और वो आंदोलन था और गांधी जी से काफी प्रभावित था, क्योंकि वो आंदोलन किसी भी प्रकार से हिंसात्मक विद्रोही नहीं था। उस विद्रोह में अहिंसा के साथ उस विद्रोह को लड़ा गया, अंग्रेजों से मुकाबला किया गया, लेकिन किसी प्रकार से हथियार का प्रयोग नहीं हुआ और वो आंदोलन पूरी तरह से गांधी जी से प्रभावित था। तो उस आंदोलन को विशेष तौर पर उस प्रश्न में दिखाना था कि पहले आंदोलन का शुरुआत जब 1895 के आसपास जो बिरसा मुंडा आंदोलन शुरुआत हुआ तो वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक था। उसमें आदिवासी अपने पारंपरिक हथियार के साथ अंग्रेजों के साथ मुकाबला किए, लेकिन वो आंदोलन बहुत ज्यादा उससे सफलता मिली, यानी कि कुछ हद तक सफलता मिला, काफी कुछ उसका प्रभाव देखने को मिला, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजों ने शोषण बंद कर दिया। तो उसके बाद आदिवासी अपना जो विद्रोह करने का तौर तरीका था वो थोड़ा सा बदला और उस बदलाव के बाद आंदोलन का स्वरूप बदला के हिंसात्मक विद्रोह के प्रमाण के तौर पर हम टाना भगत आंदोलन को देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आंसर को फ्रेम करना था। तो आप उस प्रश्न को लिखें और टेलीग्राम गंगा स्टडी के टेलीग्राम चैनल में आप उस प्रश्न को सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर इस तरह का वीडियो से आपको बने रहना है तो चैनल में बने रहिए और समय मिलते ही आपको नए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए। चैनल से बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।